हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लास में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसमें हम जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। दोस्तों, इसमें हम जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको हम देखेंगे। इसमें हम जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे। ये आज हमारा क्लास सेकंड है। इससे पहले आप क्लास फर्स्ट को नहीं देखें हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस वीडियो का एम रखते हैं 10 लाइक का। अगर 10 लाइक मिलते हैं तो आपको अगला नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का ये 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसमें 26 क्वेश्चन, पहले हमने 25 क्वेश्चन को कर लिया था, अब हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 कोल गैस, ऑप्शन 2 निर्माता गैस, ऑप्शन 3 जल गैस, या ऑप्शन 4 गोबर गैस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 226 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 जल गैस। तो जो संश्लेषित गैस होते हैं, संश्लेषित गैस से निर्मित जल गैस जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। और यह एक विषैली रंगहीन गैस होती है जो लगभग हल्के ज्वाला यानी कि जो हल्का नीले कलर का आग होता है उसके कांटेक्ट में आकर ये आग को जल्दी से पकड़ लेती है, यानी कि यह जो गैस है यह ज्वलनशील भी गैस है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 26 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 जल गैस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 से पूछा गया कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी है। यानी कि आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन 2 है हीलियम गैस, ऑप्शन 3 है नियान गैस, या ऑप्शन 4 है आर्गन गैस। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए कि गुब्बारे में कौन सी गैस को हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 हीलियम गैस। जो हीलियम गैस होता है दोस्तों वह हाइड्रोजन के स्थान पर हम हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका कारण क्या है कि यह जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है जो कि गुब्बारे में फटने के कारण उसमें आग पकड़ सकती है, और जो त्वचा है उस त्वचा को, आपके शरीर की जो त्वचा होती है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसी कारण से दोस्तों हम जो है हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। हीलियम गैस क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस के दोस्तों विपरीत होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि यह गैर अपक्रियाशील तथा यह विस्फोटक रहित होता है, यानी कि इससे आग नहीं पड़ लगती है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो ज्वलनशील होता है, वो ज़्यादा खतरनाक है, और हीलियम गैस जो है वह खतरनाक नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हम हाइड्रोजन जो गुब्बारे में हम हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 हीलियम गैस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। यानी कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के से जो संभारिक होते हैं, संभारिक उनका निर्माण होता है। ऑप्शन 1 है एक्सरे, ऑप्शन 2 है गामा किरण, ऑप्शन 3 है बीटा किरण, या ऑप्शन 4 है अल्फा किरण। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 बीटा किरण। यानी कि दोस्तों जो बीटा किरण होता है उससे उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, बीटा किरण के उत्सर्जन से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर सर्वाधिक जो जैव विविधता है वह पाई जाती है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन 2 समशीतोष्ण वन, या ऑप्शन 3 पतझड़ वन, या ऑप्शन 4 घास भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है वह पृथ्वी पर सजीव जीवों को अत्यधिक विविधता को संपोषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों हमारा 29 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया था। आपको बताना है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड जो मंदिर है उसका अनावरण जो है वह किस राज्य में किया गया था। तो ऑप्शन एक बिहार, ऑप्शन दो है तेलंगाना, ऑप्शन तीन है केरल, या ऑप्शन चार राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए, किस राज्य में 3D प्रिंटेड जो मंदिर है उसका अनावरण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन दो, तेलंगाना, यानी कि जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण था वह तेलंगाना में किया गया था। अब हम दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो जैव ईंधन का उत्पादन है, उत्पादन करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस फसल का हम उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन एक है गन्ना, ऑप्शन दो मक्का, ऑप्शन तीन जट्रोफा, या ऑप्शन चार सभी विकल्प सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31, हम किस फसल का उपयोग जो है वह जैव ईंधन के उत्पादन के रूप में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों चार है जो हमारा राइट आंसर है, यानी कि सभी विकल्प सही है। गन्ना हो गया, मक्का हो गया और जट्रोफा हो गया, इन सभी के दोस्तों जो होता है वह जैव ईंधन का हम उत्पादन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है, यानी कि आपको बताना है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वह उसका प्रयोग किस चीज़ में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन एक है मिक्सर और ग्राइंडर, ऑप्शन दो पैक बनाने वाली वस्तु, ऑप्शन तीन एयर कंडीशनर, या ऑप्शन चार रेफ्रिजरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन एक मिक्सर, यानी कि जो मिक्सर होता है मिक्सर और ग्राइंडर उसमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी इन तीनों में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं। तो मिक्सर और ग्राइंडर जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन एक जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है, यानी कि आपको बताना है कि जो समलैंगिक विवाह होता है उसको पंजीकृत यानी कि रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक है म्यांमार, ऑप्शन दो बांग्लादेश, ऑप्शन तीन भूटान, या ऑप्शन चार नेपाल। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चार नेपाल। नेपाल देश जो है वह समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। तो जो 36 वर्ष के राम बहादुर थे जिनका नाम माया था, वह गुरुन और सुरेंद्र पांडे के बीच जो है वह शादी कराई गई थी, यानी कि दोनों समलैंगिक के बीच में शादी कराई गई थी और इसका जो पंजीकरण है दोस्तों नेपाल में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चार नेपाल देश। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर। चाल क्या है, आपको बताना है जो स्पीड चाल होती है वह क्या होती है। तो ऑप्शन एक देखते हैं। ऑप्शन एक है यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। ऑप्शन दो यह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग होता है। ऑप्शन तीन है यह इकाई दूरी तय करने पर लगाया जाने वाला बल होता है। या ऑप्शन चार यह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का त्वरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों क्वेश्चन 34 का राइट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन एक
जो चाल होता है वह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है, यानी कि चाल वह चीज है जो प्रति 1 सेकंड में तय की गई दूरी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है वह हमारा राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसका राजकीय पशु हाथी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन 1 है असम, ऑप्शन 2 है कर्नाटक, ऑप्शन 3 है केरल या ऑप्शन 4 झारखंड। कौन सा ऐसा राज्य है जिसका राजकीय जो पशु है वह हाथी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 असम। असम जो राज्य है उसका जो राजकीय पशु है वह हाथी नहीं है। बाकी जो हाथी है वह झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और उड़ीसा राज्य जो है वह राजकीय पशु और उसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। और दोस्तों अगर असम की बात करें तो असम के गोलाहाट और नवागांव जो है उस जिले में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय प्राणी जो है उद्यान व विश्व में पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडे, यानी एक सींग वाले जो गेंडा होता है उसकी 2/3 आबादी जो है वह संरक्षित करता है। तो असम में क्या होता है कि आपको एक सींग वाला जो गेंडा है वो देखने को मिलेगा। और यह जो असम का जो राष्ट्रीय काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें आपको देखने को मिलेगा जो एक सींग का गेंडा होता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 35 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 असम, यानी असम जो है वह राजकीय पशु उसका हाथी नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 36, बैंकों और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मानदंडों को कड़ा करने के हिस्से के रूप में आरबीआई ने बैंकों को एनबीएफसी के लिए उपभोक्ताओं ऋण का जोखिम भार को 100% से बढ़ाकर कितने पर कर दिया था। यानी कि आपको बताना है कि इसका जो 100% से बढ़ाकर दर कितना कर दिया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 है 125%, ऑप्शन 2 है 150%, ऑप्शन 3 है 175% या ऑप्शन 4 है 200%। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 36 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 125%, यानी 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया था। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसमें पूछा गया है कि कई भाषाओं में सर्वाधिक गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए डैश का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यानी कि आपको बताना है कि जो कई भाषाओं में सर्वाधिक गीत को रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम जो है वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ऑप्शन 1 है शंकर महादेवन, ऑप्शन 2 है कविता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन 3 है समीर अंजान या ऑप्शन 4 है पी सुशीला। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 पी सुशीला। जो पी सुशीला है वह दक्षिण भारतीय भाषाओं की एक महान पार्श्व गायिका है पी सुशीला। और उन्होंने आधी शताब्दी, यानी कि जो आधी शताब्दी है उससे अधिक समय तक अपने करियर में कई भाषाओं में जो है वह सर्वाधिक गीत का रिकॉर्ड बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 37 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पी सुशीला। पी सुशीला के नाम जो है वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, सबसे अधिक गीत का रिकॉर्ड। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। आपको बताना है जो नेपाल देश है उसका सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। ऑप्शन 1 फुटबॉल, ऑप्शन 2 क्रिकेट, ऑप्शन 3 ट्रेकिंग या ऑप्शन 4 बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए फुटबॉल। फुटबॉल जो है वह नेपाल देश का सबसे लोकप्रिय खेल है और यह सरकारी संगठन, सीनियर क्लबों और विभिन्न आयु के जो वर्ग के लोग होते हैं वे इस टूर्नामेंट में आकर खेलते हैं। तो देखा जाए दोस्तों जो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है वह है फुटबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 फुटबॉल।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39, किस देश की रहने वाली सेनिस पलासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता था? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 युगांडा, ऑप्शन 2 ईरान, या ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन 4 निकारागुआ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए निकारागुआ। तो निकारागुआ की जो सेनिस पलासियो थी, उन्होंने 72वां मिस यूनिवर्स जो खिताब है उसको जीता था 2023 में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सा है जो एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। तो ऑप्शन 1 जैव विविधता की हानि, ऑप्शन 2 अम्लीय वर्षा, ऑप्शन 3 वन रोपण, या ऑप्शन 4 खाद्य का अनुवांशिकीय रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 वन रोपण। वन रोपण जो है ये हमारा पर्यावरणीय समस्या नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है। तो ऑप्शन 1 है भाप का इंजन, ऑप्शन 2 है समतल कांच, ऑप्शन 3 है सोलर पैनल, या ऑप्शन 4 है विद्युत इस्त्री। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का परिवर्तक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 समतल कांच। जो समतल कांच है वह ऊर्जा का परिवर्तक नहीं है, हो गया। और जो भाप का इंजन है, सोलर पैनल है, और जो इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो विद्युत इस्त्री है वह ऊर्जा का परिवर्तक होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछा गया था। तो T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, या भारत? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या है कि जो T20 वर्ल्ड कप है 2023 का वह किसने जीता था, किस देश ने जीता था? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 42 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4 भारत। यानी जो T20 वर्ल्ड कप जो 2023 है वह भारत ने जीता था। अगर हम बात करें जो 50 ओवर का यानी 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है वह किसने जीता था? तो वह ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें 2023 में तो उसका जो खिताब है वह भारत ने जीता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 पूछा गया कि जो CD रोम होता है वह एक है, यानी कि क्या चीज़ है? माइक्रो प्रोसेसर है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है स्टोरेज मीडियम, ऑप्शन 3 है MP3 फाइल, या ऑप्शन 4 है मैग्नेटिक डिस्क। यानी कि जो CR रोम होता है वह क्या चीज़ होती है? क्वेश्चन नंबर 43 या कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन 2 स्टोरेज मीडियम। यानी कि जो CD रोम होता है वह एक प्रीपेस्ड ऑप्टिकल होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 43 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 स्टोरेज मीडियम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? तो ऑप्शन 1 है कनाडा देश, ऑप्शन 2 है रूस, ऑप्शन 3 इजराइल, या ऑप्शन 4 इन तीनों में से कोई विकल्प सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44
किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल में सब सिस्टम के साथ जो है हैदराबाद के निकट जो विनिर्माण सुविधा है उसमें भागीदारी की थी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 इजराइल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और इसके लेखक राय मार्क्सहैम हैं। यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है वह भारतीय संसद सदस्य जो थी फूलन देवी उन पर आधारित है और जिसके लेखक जो थे वह राय मार्क्सहैम थे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है आउटला इंडियाज बैंकेट क्वीन एंड मी, या फिर लीलावतीज डॉटर्स, या ऑप्शन 3 स्पाई प्रिंसेस, या ऑप्शन 4 द वुमेन हु न्यू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 आउटला इंडियाज बैंकेट क्वीन एंड मी जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिलती हैं। यानी कि जो खाद्य मछली की नई प्रजातियां हैं वह पंपा नदी में मिलती है और यह नदी किस राज्य में है? यानी कि आपको बताना है यह जो पंपा नदी है वह किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 केरल, या ऑप्शन 4 गोवा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 केरल। यानी कि जो खाद्य मछली की नई प्रजातियां हैं वह पंपा नदी जो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो फ्लोरो और फौना डैश से संबंधित है। आपको बताना है कि जो फ्लोरो और फौना है वह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन 1 है मानव और जीव, ऑप्शन 2 पक्षी और पशु, ऑप्शन 3 पौधे और जंतु, या ऑप्शन 4 पर्वत और नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 पौधे और जंतु। यानी कि फ्लोरा और जो फाउन होते हैं वह पौधों और जंतु से संबंधित हैं। अब हम दोस्तों बात करें जो फ्लोरा शब्द, तो फ्लोरा शब्द क्या है? यह पौधों से संबंधित होता है और जो फौना शब्द होता है यह जंतु से संबंधित है। तो जो फ्लोरा है वह किससे है? पौधों से संबंधित है और जो फौना शब्द है वह जंतु से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपको बताना है कि जो तीरंदाजी है वह निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन 1 चीन, ऑप्शन 2 भूटान, ऑप्शन 3 जापान, या ऑप्शन 4 तुर्की। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाज है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन 2 भूटान। यानी जो तीरंदाजी है वह भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये स्पेक्टर सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान होता है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 दीव और केरल के बीच, ऑप्शन 2 पूर्वी घाट और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बीच, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है और पूर्वी घाट है इनके बीच, या ऑप्शन 3 खंभात की खाड़ी और केप कोमोरिन के बीच, या ऑप्शन 4 महाराष्ट्र और केरल के बीच। तो आपको बताना है कि भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है वह किस जगह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 पूर्वी घाट और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बीच में जो स्थित है वह भारत का पूर्वी तटीय मैदान है। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।